दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही केंद्र सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है और बजट बहुत आशा जगाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, देश के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि भारत का ये बजट काफ़ी आशावान है और भारत की प्रगति के नए द्वार खोलता है और आने वाले दिनों में भारत काफ़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ये संभावना जताई है कि आने वाले 1-2 सालों में भारत की जीडीपी 11% से भी ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो मतलब बजट से उम्मीदें काफ़ी बड़ी हैं देश को, और बहुत संतुलित बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और ख़ास तौर पर जो बजट की ख़ास विशेषताएं होती हैं, विश्व स्तर पर रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व क्रांति करते हुए स्वास्थ्य का बजट 137% बढ़ाया है। लेकिन ये तो इकोनॉमिस्टों की बात है और ये वित्त मंत्री ने अपना एक बजट पेश कर दिया है। बजट बहुत अच्छा है, सारे लोग कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। अब हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिष की नज़र से बजट का विश्लेषण कैसे होता है और बजट में क्या संभावनाएं ज्योतिषी देखते हैं। आगे क्या भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बनते हैं, कैसे भारत तेज़ी से तरक्की करेगा, इस बारे में हम सीधे चलते हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट आखिर कितनी उम्मीदें जगाता है, देश की प्रगति में कितना ये लाभदायक है। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ और मैं चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक लेमैन की तरह, मतलब एक आम नागरिक की तरह आपसे ही ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये बजट कैसा लगा। मेरे लिए यदि व्यक्तिगत बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वो व्यक्ति आकलन करता है, ये परिस्थिति के अनुसार आकलन करता है, लेकिन यदि हम एक आम नागरिक पढ़े लिखे की तरह से हम बात करें तो वहाँ यह बजट अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें देश की तरक्की होना सबसे महत्वपूर्ण से माना जाता है। तो वहाँ सबसे अच्छा फ़ायदा ये जो बाहर से आने वाली आयात जो हम चीज़ों को कर रहे हैं उस पर जो टैक्स लगाया है ये बहुत अच्छा लगाया है, क्योंकि उससे होता ये था कि लोग आत्मनिर्भर ड्यूटी जो बढ़ाई है, हम अपने यहाँ पर उन प्रोडक्टों को बनाने के बजाय बाहर से खरीदना पसंद करते थे जी। उसमें भारत का सबसे बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि टैलेंट यहाँ का, यहीं का इंजीनियर बाहर जाता है, वहाँ मोबाइल डेवलप करता है, वहाँ कंप्यूटर डेवलप करता है और हम उस मोबाइल कंप्यूटर को वहाँ से सस्ते रेंज पे खरीदते हैं। अल्लाह, हमारी व्यक्ति ने वहाँ जाके मेहनत कर ली, सारा काम हमारे लिए, और हमने ही उसको खरीद डाला, तो देश को उससे नुकसान होता था। आयात ड्यूटी बढ़ाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि अब जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं वो हम यहीं बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको उससे सस्ता जब इंडिया में मिलेगा तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा ही। तो आत्मनिर्भरता की, और ये तो मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई पॉलिसी आए जिसमें बाहर की चीज़ें सस्ती हों। पहले की सरकार ने जितनी आई, सब ने विदेश की चीज़ें सस्ती आती थी, 10 रुपये में टॉर्च, 10 रुपये में रेडियो, 10 रुपये में ये, मालूम करते करते हज़ारों करोड़ों रुपए उन तक पहुंच जाता था। और हमारा जो लोकल इंजीनियर था, लोकल मैकेनिक था, वो कहीं किसी काम में नहीं होता था, और जो क्रीम थी यहाँ की इंटेलिजेंसी थी वो सब विदेश चली जाती थी उस चक्कर में। तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें एक ये भी हुआ है। दूसरा, एजुकेशन को लें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर, रोटी कपड़ा और मकान जो एक पुराना सिद्धांत हुआ करता था, उसमें अब आपको हेल्थ भी जोड़ना पड़ेगा, और उसमें अब आपको लेकर आपकी साफ़ सफाई भी जोड़ना पड़ेगा, और उसमें देश की तरक्की को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इस बजट में जोड़ी गई हैं, और मुझे लगता है कि ये बजट मेरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो अच्छा बजट है। मतलब बजट, अच्छे बजटों की अब शुरुआत हो रही है। अच्छा बजट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अच्छे बजट की शुरुआत तो होना है। एकदम तो बहुत अच्छा बजट आएगा नहीं, पर पहले की तुलना में ये बजट लेटेस्ट है और अच्छा बजट है, और भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। जी आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें कई जगह से प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई थी। ये बजट काफ़ी आशा जगाता है, देश की प्रगति के नए रास्ते खोलता है। अब मैं, जिसकी विशेषज्ञता आप रखते हैं, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष की नज़र में ये जो बजट पेश किया गया है, तो भारत की प्रगति के कितने चांसेस बनते हैं इस बजट से? इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि भारत की जो कुंडली है 2015 से 2025 तक इसमें चंद्र की महादशा है, और उसमें विशेष रूप से इस बजट की यदि हम बात करें तो इस बजट में मकर राशि के ये सूर्य का एक बजट है,
और उस बजट में विशेष रूप से जिन जिन चीज़ों का विदेशी रूप में प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छा एक बजट आया है। कुल मिला के यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देखें और ज्योतिष के अनुसार इस बजट को देखते हैं तो सबसे पहला यही होता है कि हमें हमारे वेदोक्त सिद्धांत की तरफ जाना पड़ेगा। वेदोक्त सिद्धांत में जो व्यवसाय के एक नियम बना है, यदि आपको आपके देश की तरक्की चाहिए तो व्यापारी खुशहाल होना चाहिए। व्यापार में जितना लाभ मिलेगा उतना देश की तरक्की अच्छी होगी, क्योंकि उतना ही, अब जैसे आज ही पेपर में आया जीडीपी जनवरी की बहुत अच्छी रही, मतलब इतने सालों में सबसे अच्छी। तो जीडीपी कहाँ से, सॉरी जीएसटी कहाँ से आता है? तो जीएसटी जब लोग चीज़ें खरीदेंगे तब जीएसटी आएगा। तो जब पैसा हाथ में होगा तब व्यक्ति खरीदारी करेगा, उससे फिर जीएसटी के थ्रू उनके पास इनकम के सोर्स बनते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट आए, व्यापारी अपने हिसाब से काम करें और लोगों की जेब में उसको खरीदने का पैसा हो, तो उस दृष्टि से देश की तरक्की होती है। उस सूत्र को, वेदोक्त सूत्र को यदि हम भारत की कुंडली पर सेट करते हैं तो चंद्रमा की जो महादशा है ये उस सूत्र पर बिल्कुल फिट बैठती है। और जिस तरह से अभी जो बजट आया है वह भी बिल्कुल सही आया है कि हमने उस व्यापारी को, किसानों को अन्नदाता हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन वो हैं अन्न उत्पादक, हैं एक्चुअली व्यापारी ही वो, तो व्यापार कहीं ना कहीं उनको ही बढ़ रहा है। दाता जो शब्द गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है वो ठीक नहीं है, पर हम जब उनकी स्थिति को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से खर्च भी वही करेगा। जब खर्च करेगा तो आपका जीएसटी बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। तो उस दृष्टि से हम देखते हैं तो भारत की कुंडली में मंगल का विशेष जो योगदान है, भूमि की हम बात करें तो बिल्डरशिप वगैरह के मामले अभी थोड़े से कमज़ोर हैं। सरकार भी लोगों को मकान बना कर दे रही है और उसके लिए कुछ खर्च कर रही है। वहाँ थोड़ा सा कुंडली की दृष्टि से ये स्टेप थोड़ा सा सरकार का कहीं ना कहीं घाटे का साबित होने वाला है जो इनका बजट आया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने जो काम किए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स को और इनके मंगल और शनि को देखते हैं। तो मंगल और शनि की जो पोजीशन है देश की कुंडली और कल जो बजट हुआ इसकी जो कुंडली दोनों बनी है, इस कुंडली में भी जो ग्रह बने हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भारत में रिसर्च बहुत होंगे। जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है, जैसे नए नए वेपन्स की खोज होना है, नई नई चीज़ों के आविष्कार होना है, तो यह आविष्कार के लिए जो उन्होंने अपना एक मोर्चा खोला है और उसके लिए कुछ सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई हैं, उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। बजट का एक मुख्य धड़ा होता है जिसके बेस पे जो हमारी कुंडली बोलती है कि हर व्यक्ति के पास चीज़ें सुलभ होना चाहिए। तो सुलभ होने के लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल आपको सस्ता करना चाहिए। इसमें एक गलती सरकार यहाँ करती है, वो सरकार की गलती होती है कि जैसे किसानों के खाते में 1,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये के तो किसान दारू पी जाता है, ये उसका 1,000 का खर्च तो पर डे के ही आ जाता है। पर उससे अधिकांश किसान ऐसा नहीं करते, नहीं, अधिकांश नहीं करते, होते भी, वो खर्च उनका कैसे हो जाता है जी। मतलब कहीं कहीं आप जिस तरह जिसके लिए आप उसको पैसा दे रहे हो उस जगह वो उपयोग नहीं होता है। जी, जी। कहने का तात्पर्य ये है, या कुछ भी अलग कर देगा वो। लेकिन इन 1,000 रुपये के चक्कर में देश का तो लाखों करोड़ों एकदम चला जाता है। तो उसके लिए किसानों के लिए इनको एक परफेक्ट व्यवस्था करनी होगी कि आप लमसम राशि इनको दे दें, 50,000 रुपये दे दिए, साल साल भर में आपने 3-3 हज़ार रुपये करके आप दे रहे हैं, तो उससे इकट्ठा 12-36 हज़ार रुपये पकड़ा दें, तो 36,000 रुपये में वो एक साथ अच्छी योजना बना लेगा। ना कि ये 3-3 हज़ार रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक रूप से आपको देखना होगा। घर परिवार में यदि हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है बैंक में डालने में, और 5-10 हज़ार आए और इकट्ठा खर्च हो जाता है धीमे धीमे करके। तो वहाँ इनको उस तरह से लेना पड़ेगा कि छोटी राशि के बजाय एक लमसम राशि उनके हाथ में जाए। और दूसरा, हम जैसे मकान लोगों को दे रहे हैं, सरकार मकान देती है, मकान के साथ भी कुछ से व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि आपके एक बार ये सुविधा उपलब्ध करा दी, अब आगे अगली बार आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये नहीं होता है। आज अभी यहाँ मकान दिए झुग्गी वालों को, लोग बेच बेच के चले गए, अभी उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हो रही लेकिन उन्होंने बयान ले लिए हैं वहाँ पर, तो अब आप उसका क्या करेंगे? उसमें देश का नुकसान भी हुआ और आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए। तो उस जड़ों में पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और वही कारण है कि आपका जो बजट है, सरकार का जो बजट है, उस बजट के अनुसार सरकार की मशीनरी अर्थात सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं है। तो इसलिए ये जो बजट में जितना लाभ के लिए बनाया है उतना लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में छपा, भारत में भ्रष्टाचार में और पायदान खिसक चुका है। तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? जब ईमानदार सरकार बैठी है तो यहाँ भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? तो उस पर लगाम यदि आप नहीं लगाएंगे तो इस बजट का फ़ायदा नहीं होगा। ये भारत की कुंडली बोलती है। भारत की कुंडली में तृतीय स्थान पर 5 ग्रह योग बन रहा है। तो यहाँ जितनी प्रशासनिक रूप से प्रशासन को कसा जाए, व्यापारियों को थोड़ा खुला छोड़ा जाए, प्रशासन को कसा जाए, तब आपको उसका परिणाम दिखाई देगा।
तो उस दृष्टि से यहाँ पर उल्टा है कि व्यापारी को एक धंधा करना होता है तो धंधे का 20% तो उसका रिश्वत में ही चला जाता है, वो अड़ंगेबाजी में चला जाता है। जो काम 2 महीने में कर डालेगा वो 6 महीने इन प्रशासनिक लोगों की अड़ंगाई के कारण उसको 6 महीने लग जाते हैं। वो जो उसको नुकसान होता है ये सरकार उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकती। तो यहाँ जो भारत की कुंडली और अभी के बजट की जो कुंडली है इसमें कुछ असमानता इस तरह की दिखाई देती है कि सरकार की मंशा तो कुछ और है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास वो स्रोत नहीं है। और जब तक आपके पास स्रोत नहीं होंगे तब तक आप जनता तक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, जनता को उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ये जो स्थिति बनती है ये बहुत ठीक नहीं है। तो ये प्रशासन और इनको, ये दो को यदि आप और जोड़ेंगे तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कल का जो केतु है यह संकेत दे रहा है कि भारत की जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो आप एक अनुमान लगा के बैठे हो, यदि इस अनुमान से दुगनी हो जाए तो आपको क्या आपत्ति है? तो दुगनी करने के लिए आपको प्रशासनिक जो लोग हैं इन पर शिकंजा कसना ही होगा, तब जाकर ये दुगनी हो पाएगी। अन्यथा एक छोटे छोटे टारगेट को लें, भ्रष्टाचार को लें, तो आम व्यक्ति उससे परेशान होता है और आपको जो फ़ायदा देना चाहिए वो नहीं दे पाता। ये हम कड़े शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो सरकार है इसके पास एक मंशा भी है, काम करने का मादा भी है और ईमानदारी भी है, इसलिए ये काम कर सकते हैं। कोई भ्रष्ट सरकार होती तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन ज्योतिषी उनके सामने उठाते नहीं, अन्यथा और हम लोगों को ही नुकसान हो जाता है उससे यदि हम ऐसी बातें करना शुरू करते हैं। तो उसमें एक फ़ायदा मिलता है। अब चौथे स्थान का मंगल, कल का जो विशेष मंगल है, स्वग्रही मंगल है, इसमें कई गुना हम बिल्डरशिप को बढ़ा सकते हैं, भूमि को बढ़ा सकते हैं, वाहन उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। उसकी तरफ भी इनको थोड़े से प्रयास करने होंगे जो एक ठीक रहेंगे, क्योंकि इसका जो आएगा संबंध वो आएगा 2022 से, कि जिसमें भूमियों के एकदम रेट्स बढ़ेंगे और लोग अपनी जो व्यक्तिगत जो काम है उनको सुधारना शुरू करेंगे। पर यदि सरकार में कुछ क्षमता है तो वो उस काम को 2 साल पहले ही कर सकती है, ताकि 2 साल बाद हमारे पास और नए टारगेट आ जाएं। तो ये स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से भारत की कुंडली और कल के बजट की कुंडली से लगती है। शॉर्ट में यदि मैं इसको ये कहूँ, ज्योतिषीय दृष्टि से ये बजट बहुत अच्छा है। वाहन उद्योग बहुत तेज़ी से इसमें राइज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बहुत तेज़ी से राइज करेगा, कंप्यूटर इसमें बहुत तेज़ी से राइज करेगा। पेट्रोल के दाम अब बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जेब से जब व्यक्ति के पैसा जाता है तो वो इकोनॉमिक स्थिति बिगाड़ता है। जैसे आज मैं उल्लेख करूं, आज गडकरी जी बोलते हैं कि आपको फास्टैग लगाना अनिवार्य है। सत्य ये है कि जब फास्टैग की लाइन पे आप जाते हैं तो 15-15 मिनट आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और 15 मिनट यदि आप एसी गाड़ी में बैठे हुए तो आपका 3 लीटर पेट्रोल 15 मिनट में जल जाता है। वो 3 लीटर पेट्रोल का पैसा कौन देगा? वो तो 300 रुपये उसके चले गए। तो आम व्यक्ति की जेब से तो ये जो पैसा गया, पैसा गलत गया है। तो यहाँ आपको तेज़ बढ़ाना होगा। आप तो 10 बैरियर लगाए ना, 10 में तत्काल निकलने की व्यवस्था हो। तो उस तरह से ये छोटे छोटे जो हमारे खर्चे हैं, इन खर्चों पर सरकार को रोक लगानी होगी और इसलिए प्रशासनिक चीज़ें मजबूत करनी होगी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ आम व्यक्ति लंबे नुकसान को उठाता है और उठाते ही चला जाता है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ इनको ध्यान देना होगा ताकि ये सब चीज़ें आप आगे बढ़ें और बहुत जल्दी से हम उसको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ज्योतिष भविष्यवाणी ही नहीं होती है, ज्योतिष भविष्य की प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। कर्म से भाग्य बनता है। आज आप जैसे कर्म करेंगे कल वैसा ही भविष्य बन जाएगा। तो कर्म की दिशा ज्योतिष निर्धारित करता है। तो इन सूत्रों को भी और जोड़ दिया जाए तो भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति 2025 में होने वाली है वो 2022 में ही हो जाएगी, वो सब लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन आचार्य जी आपका पूरा फोकस है कि सरकार को इंतजाम बेहतर करने चाहिए। और जिनके लिए आपने जो मदद निर्धारित की है, जो आप नए, जिसको बोले आपके सूत्र लेके आ रहे हैं, नए प्रिंसिपल्स लेके आ रहे हैं, जैसे आपने फास्टैग की बात की, आपकी मंशा अच्छी है, आपने अच्छे काम के लिए लाए, लेकिन उस पर आखिरी पॉइंट तक ये देखना पड़ेगा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ और लोगों को वास्तव में उससे सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही। कि आपने तो ढिंढोरा पीट रहा है, हमने तो बहुत अच्छी योजना लिया है और लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। तो लोगों तक प्रॉपर वो चीज़ पहुँचे, लोगों को उसका फायदा मिले, इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल जैसे ही बजट आया तो आपने देखा होगा सेंसेक्स जो है एकदम से उछल गया, मतलब शेयर मार्केट में भी लोगों को बिल्कुल लाभ मिला। तो ये क्या संकेत है? क्या इकोनॉमी भी ऐसी बूम करेगी या शेयर मार्केट अभी और अच्छा जाएगा? आपकी जैसी प्लानिंग होती है, सरकार की जो मंशा होती है, उसके अनुसार शेयर मार्केट उठता है। जैसे आज लोगों को लगा बीच में गोल्ड बढ़ रहा है तो लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो गोल्ड तेजी से ऊपर बढ़ा। अब लगा सरकार की मंशा बहुत सारे कामों को करने की, तो लोगों ने वहाँ पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि बैंक में अब उतना ब्याज तो मिलता नहीं है, व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ जाता है और उससे फिर वो लाभ उठाता है।
तो आज की जो स्थिति है उस बजट के अनुसार जितना अच्छा आपका बजट होगा, शेयर मार्केट में उछाल उतना ही अच्छा आता है और उतने ही लोगों को लाभ भी मिलता है। अभी जैसे एजुकेशन का है, आप कितने बड़े स्कूलों में पढ़ा लें, 20-20 लाख रुपए तक फीस वाले स्कूल पढ़े हैं, लेकिन वो स्कूल आपको देते क्या हैं? वहीं सरकारी स्कूल उनसे ज़्यादा देता है। आज आप यदि लिस्ट आप उठा के देखेंगे तो जो प्रशासनिक अधिकारी मैक्सिमम रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़े मिलेंगे या छोटे स्कूलों में पढ़े मिलेंगे, बड़े स्कूल से पढ़े नहीं मिलते हैं। हम एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करें, लोगों को समझाएं कि उन स्कूलों के बजाय ये स्कूल बेहतर होते हैं और हमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो एक रोज़गार के लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हम उन चीज़ों तक पहुँच भी पाएंगे। अल्टीमेट होता ही है कि जब आज 12th में पहुँचता है तो व्यक्ति डमी स्कूल ढूंढता है, कोचिंग क्लास की तरफ मुँह करता है, फिर अब आपके स्कूल की क्या वैल्यू रही? आज जो आपके क्षेत्र में स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, दिल्ली में उस स्कूल को कौन पहुँचता है? दिल्ली में बहुत बड़ा स्कूल है, यदि आप गांव में चले जाओ उस स्कूल को कौन पहुंचता है? आपको तो सिर्फ मार्कशीट का है, वो होता है कि आपकी मार्कशीट इतने परसेंट है, आप आगे आ जाओ। तो वहाँ ये जो शिक्षा का स्तर है, अब समय आया ये है कि आज से 20 साल पहले हम लोग जब बजट पढ़ते थे कुछ समझ में ही नहीं आता था। आज का 10th क्लास का बच्चा बजट समझ के बता देता है, क्योंकि वो फास्ट हो चुका है, उसने देखना शुरू कर दिया है। तो जैसे एजुकेशन फास्ट होगी, वो जैसा बच्चा निर्णय चाहता है उसी के अनुसार आपको निर्णय करने के लिए बच्चे को योग्य बनाना होगा। कैसा बजट होता है, क्या होता है, अकाउंट्स के लोगों को ये चीज़ समझानी होगी। हम बहुत सारी चीज़ें कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, और सिर्फ किताबों की 500 रुपये की किताब, यदि आप कुछ किताबें स्कूलों की ऐसी है जिनको आप पढ़ेंगे 2 रुपये का भी मटेरियल नहीं है, लेकिन 500 रुपये की किताब बिक रही है। तो यहाँ एक शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, जैसा कि सरकार ने शिक्षा नीति के ऊपर अभी इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा बोला है, तो उससे एक लाभ मिलेगा। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो भविष्य में 3-4 साल बाद ये जो स्थिति इनकी बन रही है ये बहुत मजबूत होगी और इससे इसमें लाभ भी मिलेगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि जिस तरह से सेंसेक्स जो बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति एनालिसिस करता है, आपने ये किया है तो फ़ायदा क्या होगा, तो उस हिसाब से व्यक्ति इन्वेस्ट करता है। तो वो स्थिति के लिए हमें एजुकेशन को भी बहुत अच्छे से महत्व देना होगा। नहीं, सरकार इन चीज़ों पे जोर दे भी रही है, तो खासतौर पे जो छोटे जो ज़रूरी सेक्टर्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इस पर सरकार ने काफ़ी बिल्कुल लाभ रखा है। और स्वास्थ्य का जैसे मैंने जिक्र किया था कि 137% की ग्रोथ के साथ बजट बढ़ रहा है। एक चीज़ और, कोरोना वैक्सीन अभी आई है, 35,000 करोड़ रुपए बिल्कुल उसका बजट रखा है। और मुझे कोरोना वैक्सीन से याद आया, आपकी एक भविष्यवाणी थी जिसमें आपने कहा था कि जुलाई में भारत कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लेगा और फिर जनवरी से वो मार्केट में जाएगी, आपकी भविष्यवाणी थी। तो दर्शकों हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आचार्य जी कहते हैं वो 100% सत्य घटित होता है, और वैक्सीन की घोषणा आचार्य जी ने बहुत पहले कर दी थी। अब मेरा सवाल आचार्य जी वैक्सीन के संदर्भ में ये है, जैसे वैक्सीन को लेकर भारत ने पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए, एक तरह से देखा जाए तो पूरे दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत की वैक्सीन को अपने यहाँ मंगा रहे हैं। और अपने यहाँ भारत की वैक्सीन दूसरे देशों की तुलना में बहुत सस्ती पड़ रही है और कारगर पड़ रही है। तो जैसे ये जो वैक्सीन की खोज हमारे वैज्ञानिकों ने की, ऐसी और भी खोजें अब क्या भारत में होती रहेंगी? क्या ऐसे इसमें संकेत मिलते हैं क्या? ये मैं आपको फिर इस मामले में एक भविष्यवाणी करता हूँ। 2025 के बाद दुनिया में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो सीधा फ्लाइट से इंडिया आएगा अपना इलाज कराने, स्वस्थ भी होगा, इंडिया घूमेगा भी और जाएगा भी। और मुझे दिखता है यह योजना प्रधानमंत्री के मन की योजना है, क्योंकि यहाँ पर जितने एम्स खुल रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि यदि उस चीज़ को देखते हैं तो भारत की कुंडली को देखते हैं तो निश्चित रूप से मंगल की जो महादशा होगी उस महादशा में पूरी दुनिया का ठेका भारत लेगा इलाज करने का, जो सबसे सस्ता होगा, सबसे अच्छा होगा। और भारतीय पद्धतियों में आयुर्वेद भी आएगा, होम्योपैथिक भी आएगा, और साथ ही प्राकृतिक जो नेचुरोपैथी होती है वह भी आएगी। और हमारा जो आयुर्वेद है यही पूरी दुनिया का बहुत अच्छे से इलाज करने में कारगर साबित होने वाला है। इसमें आप बिल्कुल लिख कर रख लें, 2025 में ये स्थिति बन के रहेगी। ये बहुत बड़ी आचार्य जी आपने आशा जगाई है भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भारत 2025 के बाद मतलब जिसको आप कह सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, और पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा जल्दी हो। अच्छा, एक और क्षेत्र आता है जैसे डिफेंस का मामला है, या अपन स्पेस की बात करें, भारत की उड़ान उसमें उन क्षेत्रों में कितनी आगे जाने वाली है? क्या नए नए सैटेलाइट और भी इस तरह के बढ़ेंगे
ऐसा कुछ लग उसमें तो नजर आता निश्चित है। रूप से 2015 से बढ़ रहा है और ये 2042 तक लगातार। हम 2030 के बाद किसी दुनिया से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, अच्छा। सारा हमारा होगा और सारा हम फिर उस पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर लेंगे। अभी तक लोग हथियार, दूसरे देश हथियार बनाते हैं बेचने के लिए, हम हथियार बनाएंगे सुरक्षा के लिए। और जब हम हथियार बना लेंगे तब पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ समाप्त होती जाएगी और भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा। जब आपके पास आज चाहे अमेरिका तो दूसरी दुनिया को हथियार नहीं बनाने दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कंपटीशन बना के रखा, रूस ने कंपटीशन बनवा के रखा, चीन ने कंपटीशन बनवा के रखा, ताकि आप लड़ते रहें और हमारे हथियार बिकते रहें। कई देश तो हथियारों के दम पे ही आज चल रहे हैं। लेकिन जब हमारी रिसर्च उन सबसे तेज होगी तब फिर व्यक्ति हमारे पास सरेंडर होगा और हम फिर शांति की बात करेंगे। जब तक हम खुद समर्थ नहीं होंगे तब तक हम शांति की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान राम ने भी जब समुद्र से इतनी मिन्नतें की, मन्नतें करने के बाद अल्टीमेट फिर उनको उग्र रूप रखना ही पड़ा और उसके बाद ही फिर शांति की बात हुई। तब वही स्थिति भारत करने वाला है। तो स्पेस के क्षेत्र में कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कहें, हम फसलों के क्षेत्र में कहें, भूमि के क्षेत्र में कहें, सौंदर्यकरण के क्षेत्र में कहें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, ये हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला है। और जो आपको लगातार हर साल दिन ब दिन दुगनी दुगनी होती हुई दिखाई देगी मल्टीपल रेंज में। जो अभी तक 20-20 साल में होता था वो अब 2-2 साल में होना शुरू होगा, जिस तरह से प्रोग्रेस है। अच्छा, ओवरऑल अपनी अर्थव्यवस्था कैसे रहने वाली है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था भारत की बहुत अच्छी होने वाली है, जिसका कोई आकलन भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि 130 करोड़ के लोग, अंग्रेज तो सोचे बैठे थे कि भूखों मरने वाला देश है, लेकिन यही देश पूरी दुनिया को पालने वाला है 2025 के बाद। ये आप बिल्कुल मानकर चलें कि ये होगा ही, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि योग ऐसे ही बन रहे हैं और ऐसे ही योग बनते हैं। इन देशों के, चीन के, अमेरिका के, रूस के, ये योग निकल चुके हैं। अब ये हम पे हमारे ऊपर निर्भर होने वाले हैं। हमारे योग इन जैसे अब बन रहे हैं कि हम वापस प्रोग्रेस कर सकें। जी जी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट चलते चलते वो ले लूँगा। रोजगार के अवसर कितने सृजित होंगे या आगे आने वाले में संभावना नजर आती है क्या? नए अवसर खुले? रोजगार के अवसरों में एक थोड़ा सा व्यक्ति को चेंज करना पड़ेगा। यदि हमारे पास सरकारी सर्विस है तो ही हमारे पास रोजगार, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का दिमाग फर्टाइल होना चाहिए, कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे उसको लिया जाए। तो उस दृष्टि से आपके पास बहुत सारे स्कोप आने वाले हैं। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना होगा। जितना आप अपडेट रहेंगे उतने अच्छे रोजगार आपको लास्ट मोमेंट तक दिखाई देंगे। नहीं, सरकार ने बजट में भी नए स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छे प्रावधान किए हैं। सरकार की जो मंशा है वो तो ठीक है, लेकिन इस मंशा को यदि आप कारगर करना चाहते हैं तो वहाँ आपको अपडेट रहना होगा। नहीं तो होता है कि आज प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, 2 साल काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाला आपको भगा देता है, क्योंकि आप में उतनी क्षमता ही नहीं है काम करने की। जब प्राइवेट है, कुछ पैसा खर्च करेगा तो कमाएगा भी वो। तो उसके लिए आपको अपडेट रखना होगा। तो अपडेट आप रखें। सरकार के भरोसे आप ना बैठें, सरकारी नौकरियों के भरोसे आप ना बैठें, क्योंकि अब पूरी दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति बनने वाली है कि आप कहीं भी काम करें, मेहनत, लगन, ईमानदारी और अपने दिमाग को फर्टाइल रखते हुए करेंगे तो आपकी तरक्की सुनिश्चित है और सदैव आपका रोजगार बना रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात आचार्य जी आपने कही। दिमाग को फर्टाइल रख के काम करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये था बजट पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हमारा खास कार्यक्रम। और आचार्य जी ने इस विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये प्रोग्राम यदि आपको हमारा पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।